प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने सेरीकल्चर के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सिल्क और सिल्क मॉथ में सामान्यतः होने वाली बीमारियां, इस इंसेक्ट के जो प्रीडेटर्स हैं वो एनिमीज़ हैं, वो उन सब के बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर एरियाज़ इन इंडिया, यानी हमारे देश के अंदर सेरीकल्चर कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में प्रमुखता से किया जाता है और उसको क्या नाम उनके दिए गए हैं, किस प्रकार से उसका डिवीज़न किया गया है, इसे आप समझिए। बेसिकली क्या होता है कि जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री है ये डिपेंड करती है कि भाई किसी क्षेत्र विशेष में टेम्परेचर की स्थिति क्या रहती है, कितना टेम्परेचर रहता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस, बाकी की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रहती हैं, पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी पॉपुलेशन की कितनी है, क्योंकि उसी के आधार पर लेबर डिसाइड होगी कि भाई आपको इसमें लेबर बहुत लगती है तो वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर रहता है। सॉइल कंडीशंस कैसी हैं, तो इन सब के आधार पर जो ये सेरीकल्चर इंडस्ट्री है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 कश्मीर टाइप कहलाता है। ये जो कश्मीर टाइप सेरीकल्चर है ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। इसमें क्या है कि टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड सीजनल चेंजेस जो होते हैं वो इन स्टेट्स में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ये लगभग एक जैसे होते हैं। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और यूपी के कुछ पहाड़ी इलाके और उनके थोड़ा सा तराई का क्षेत्र भी आता है, तो उसमें लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको एक नाम कश्मीर टाइप सेरीकल्चर कहा जाता है। और इनमें जो स्पीशीज़ ज़्यादातर यूज़ में आती हैं वो अधिकतर यूनिवोल्टाइन स्पीशीज़ होती हैं, यानी उनसे एक वर्ष में केवल एक ही क्रॉप प्राप्त कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है वो है मैसूर टाइप। ये जो मैसूर टाइप है सेरीकल्चर, ये मैसूर के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में भी किया जाता है। ये इन स्टेट्स के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और जो तापमान है वो मध्यम तापमान रहता है और वो लगभग एक जैसा तापमान पूरे वर्ष पर्यंत देखने को मिलता है, यानी उनमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत अधिक नहीं है। एक मॉडरेट सा टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर मैसूर टाइप सेरीकल्चर में जो स्पीशीज़ जो काम में आती हैं उनसे हमें साल में 2 बार या 2 से अधिक बार हम सिल्क की फसल ले सकते हैं, यानी बाई वोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन स्पीशीज़ जो है वो इन क्षेत्रों में आराम से सेरीकल्चर में सरवाइव कर पाती हैं और ठीक तरीके से हमें उनका आउटपुट मिलता है। तो ये दूसरे तरह का सेरीकल्चर हुआ मैसूर टाइप। और तीसरे प्रकार का जो सेरीकल्चर है वो है वेस्ट बंगाल टाइप। वेस्ट बंगाल टाइप, पश्चिम बंगाल टाइप का जो सेरीकल्चर है ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, बिहार में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये है और इसके साथ साथ इनकी जो टेम्परेचर की पोजीशन है वो लगभग एक जैसी है, यानी तापमान जो इन स्टेट्स के अंदर है वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रहता है समर सीजन में, समर में थोड़ा सा हाई हो जाता है। इसके अलावा फिर टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और वो भी लगभग एक जैसा ही रहता है। और इन स्टेट्स के अंदर मल्टी वोल्टाइन स्पीशीज़ जो होती हैं वो सरवाइव कर पाती हैं, यानी एक साल में हम एक से अधिक फसल सिल्क की ले पाते हैं। तो कुल मिला के सेरीकल्चर एरियाज़ को हमने बांटा है पूरे देश के अंदर, वो 3 हिस्सों में बांटा, कश्मीर टाइप, मैसूर टाइप और वेस्ट बंगाल टाइप।
और चूँकि इधर सारा ये सेरीकल्चर होता है, तो इसी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि गारमेंट बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, और भी बहुत सारे काम हैं सिल्क के, तो उससे संबंधित उद्योग भी उन क्षेत्रों में अधिक खुले हुए होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिल्क। यानी सिल्क की प्रॉपर्टी क्या है। बेसिकली सिल्क फाइबर जो है वो फॉर्मेशन किस चीज़ का फॉर्मेशन है उस थ्रेड में, उसे यदि आप देखें तो जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं बहुत ही पतले, वेरी फाइन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। वेट की दृष्टि से बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत कम वज़न होता है उनमें, और बहुत पतले होते हैं। लेकिन पतले होने के साथ साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलास्टिसिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। लचीलापन भी होता है, मजबूती भी होती है, बहुत थिन फाइबर होता है, और कलर्स और शाइनिंग तो उसमें रहती ही है। यदि इस थ्रेड को, इसका क्रॉस सेक्शन यदि काटा जाए, तो इसमें जो इसका इनर पोर्शन है, अंदरूनी भाग है, एक सिल्क फाइबर का क्रॉस सेक्शन काटिए तो उसका अंदर का सेंट्रल पोर्शन जो है इसका, वो अंदर वाला जो भाग है, मध्य भाग, उसमें करीब करीब 70 से 80% जो इसका पोर्शन है वो एक ट्रू फाइबर प्रोटीन है जिसको कहते हैं फाइब्रोइन, उसका बना हुआ होता है। यानी ये जो 70 से 80% हिस्सा, ख़ास तौर से अंदर वाला हिस्सा, क्योंकि जो बाहर की कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, वो आउटर कवरिंग जो है वो तो एक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेरिसिन नामक एक ग्लू, चिपकाने वाला पदार्थ, वो सीक्रेट किया जाता है कैटरपिलर के द्वारा। उसके माध्यम से ही सभी धागे आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो ये सेरिसिन की सबसे बाहर की कवरिंग है। सबसे बाहरी कवरिंग में सेरिसिन पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके बाद अंदर का टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया, अगर आप मान लीजिए फाइबर का टोटल एरिया देखते हैं तो फाइबर का टोटल एरिया में से 70 से 80% में फाइब्रोइन नामक एक फाइब्रस प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, उसका बना हुआ होता है। यानी इसमें फाइब्रोइन नामक प्रोटीन का ये बना हुआ मध्यम भाग और मेजर भाग इसका यही होता है। अब इसके अलावा ये जो इसकी थोड़ी सी मात्रा में इसमें एक वैक्स जैसा पदार्थ भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कलरिंग मटेरियल भी इसमें होता है, यानी कुछ जैसे वैरायटी है वो कुछ क्रीमिश कलर की सिल्क प्रोड्यूस करती है, कुछ वैरायटी हैं जैसे कि टसर सिल्क वगैरह वो कॉपरी कलर की करती है, उनमें कलरेशन मटेरियल भी इनमें पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर इस सिल्क फाइबर को देखो तो एक प्रोटीनस मटेरियल है और इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन की बहुलता रहती है। फाइब्रोइन जो प्रोटीन है ये तो इनसॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन सेरिसिन जो है ये पानी में सॉल्युबल होती है। तो इनिशियल स्टेज में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें सेरिसिन काफ़ी मात्रा में इसमें से निकल जाता है, फाइब्रोइन प्रोटीन ही शेष बचती है। तो ये इसकी सिल्क की कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई जो आपको ध्यान में रहें। फिर आगे बढ़ते हैं तो सिल्क का यूज़ क्या है, बेसिकली यूज़ क्या है, इसका उपयोग क्या है, किस उपयोग में हम सिल्क को लेते हैं। तो यूज़ की दृष्टि से देखें तो चूँकि एक बहुत ही हल्का फाइबर है, ड्यूरेबल भी है और देखने में बहुत सुंदर है। इस फाइबर के जो वस्त्र बनते हैं बहुत शाइनिंग वाले और बड़े अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, उनमें एक रिच फीलिंग आती है। तो जो कपड़े की दृष्टि से तो इसका प्रमुख उपयोग है ही, इसके अलावा ये और भी कई काम में आता है सिल्क फाइबर। जैसे जहाँ फ़िशिंग होती है, मछली पकड़ने का कार्य होता है, तो उनके जो फ़िशिंग नेट्स हैं, वो फ़िशिंग नेट्स, मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं, उनमें सिल्क फाइबर का यूज़ किया जाता है, फ़िशिंग नेट्स में भी। अब फ़िशिंग नेट्स जो हैं वो सिल्क फाइबर का मतलब ये है कि वो इतने वैसे होते हैं, चिकने होते हैं और मजबूत होते हैं कि उनमें खुद की कोई गंदगी नहीं रह पाती है
और मजबूती के कारण वो टूटते भी नहीं हैं आसानी से। तो जैसे मछली पालन में मछली वगैरह पकड़ने का कार्य होता है तो मछली वगैरह उसमें पकड़ी जा सकती है और आसानी से इनको साफ़ भी किया जा सकता है। इसके अलावा पैराशूट्स होते हैं, पैराशूट्स में भी सिल्क फाइबर जो होता है उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जो पैराशूट्स बनते हैं पैराशूट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फ़ौज में, मिलिट्री में जो कार्ट्रिज बैग्स होते हैं जिसमें गोलियां वगैरह रखी जाती हैं वो भी सिल्क फाइबर का यूज़ किया जाता है, उनसे बनाए जाते हैं। और इंसुलेशन कॉइल्स बनती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी वायरिंग होती है, उसकी वायरिंग के में इंसुलेशन में सिल्क फाइबर का यूज़ किया जाता है। और जैसे और आपने ये भी देखा हो कभी, जैसे टेलीफोन का वायर है, जो लैंडलाइन आपके घर में लगा हुआ होगा तो उसका टेलीफोन का जो वायर है उस वायर को यदि आप देखें, खोल के काट के देखें तो उसमें भी आपको कुछ फाइबर्स दिखाई देंगे, वो सिल्क फाइबर्स ही होते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं। और वायरलेस सर्विसेज में वायरलेस रिसीवर्स वगैरह बनते हैं, तो वायरलेस रिसीवर्स में भी ये सिल्क फाइबर यूज़ किया जाता है। रेसिंग कार्स होती हैं जो रेसिंग में काम आती हैं, उन रेसिंग कार्स के जो टायर बनते हैं उस टायर में भी सिल्क फाइबर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो फ़िल्टर क्लॉथ्स होते हैं, जैसे ये फ्लोर मिल्स जो होती हैं, आटा पीसने वाली बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, उन फ्लोर मिल्स में भी जो फ़िल्टर्स बनते हैं वो फ़िल्टर्स जो होते हैं वो सिल्क फाइबर से ही बनाए जाते हैं। और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल पर्पसेस से भी सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिल्क एक बहुत ही उपयोगी एनिमल प्रोडक्ट है, और न केवल उपयोगी है बल्कि चूँकि इसको प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है और उसमें बड़ी मात्रा में मैनुअल लेबर लगती है, इस कारण से ये महंगा भी पड़ता है। इसीलिए सिल्क के जो वस्त्र आप खरीदते हो तो अन्य कपड़ों की तुलना में वो काफ़ी महंगे हमें मिलते हैं। उसका कारण भी यही है क्योंकि वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से सिल्क हमें प्राप्त होता है, तो उस उद्योग में बड़ी मात्रा में राशि भी लगती है। इस कारण से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन भी चूँकि एनिमल प्रोडक्ट है तो इस कारण से मास स्केल पर प्रोडक्शन, इसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन बड़े स्तर पर तो संभव है नहीं है। और फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस आदि इत्यादि भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो किस प्रकार की हैं उसके आधार पर ही सिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसलिए ये कॉस्टली भी है लेकिन बहुत ड्यूरेबल, मजबूत और बहुत ही खूबसूरत एनिमल प्रोडक्ट होता है। तो ये हुई इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिल्क। अब प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इन इंडिया ये क्या है, तो ये अगर देखें तो अभी भारत जो है पूरे विश्व में सिल्क प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर है। तो इसका स्थान तीसरा और चौथा इसके बीच में वेरी करता रहता है। और लेकिन हाँ, धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। और इसके अलावा, भारत के अलावा भी कई सारे देश हैं जहाँ सिल्क प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। इसमें जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, रशिया है, ब्राज़ील है, बुल्गारिया है, इटली है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ सिल्क प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन पूरे विश्व का यदि हम सिनारियो देखें, पूरे विश्व का सिनारियो देखें तो उस पूरे विश्व के सिनारियो में लगभग 5% जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो भारत में होता है। इसमें यदि भारत में जो पैदा होने वाली जो सिल्क है उसमें यदि देखें तो सबसे बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है वो मलबरी सिल्क का होता है। मलबरी सिल्क जो होती है वो चूँकि मल्टी वोल्टाइन स्पीशीज़ है और बहुत अच्छी तरीके से डोमेस्टिकेट हो चुकी है, डोमेस्टिकेशन अच्छा हो चुका है, इसलिए वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मलबरी सिल्क का ही प्रोडक्शन भारत में होता है। टसर सिल्क लगभग 10% हम प्राप्त कर पाते हैं, वाइल्ड वैरायटी है, इस कारण से टसर सिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। अब मूंगा सिल्क की बात करें तो
टसर सिल्क तो जैसे यहाँ कम होती है, चाइना में ज़्यादा होती है। मूंगा सिल्क ख़ास तौर से भारत की वैरायटी है, इंडियन वैरायटी ही माना जाता है मूंगा सिल्क को। और मैं समझता हूँ कि शायद भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर मूंगा सिल्क सबसे ज़्यादा पैदा होती है। अन्य देशों में मूंगा सिल्क कम पाई जाती है। और एक और विशेष बात यह है कि भारत के अंदर जैसे हमने ये 4 सिल्क आपको बताई थी, मलवरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क और मूंगा सिल्क, ये चारों ही वैरायटी भारत में पाई जाती हैं। वो बात अलग है कि कल्टीवेशन जो उसका है, किसी एक वैरायटी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन भारतवर्ष में ये चारों वैरायटी की सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी यहाँ चूँकि हमारे देश में सब प्रकार के एरियाज़ हैं, जैसा टेम्परेचर आपको चाहिए वैसे टेम्परेचर का क्षेत्र एक ही समय में हमारे देश में उपलब्ध होता है। कहीं टेम्परेचर आपको ज़्यादा है, चाहिए ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज़ भी होंगे देश के अंदर, उसी समय कहीं टेम्परेचर बहुत कम होगा, मॉडरेट टेम्परेचर भी होगा, माइल्ड भी होगा। तो इस तरीके से हमारे देश में चूँकि क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत अधिक विविधता है, इस कारण से हम ये चारों वैरायटी अपने देश के अंदर प्राप्त कर पाते हैं। मलवरी सिल्क का इसमें से प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करीब 80% के आसपास होता है। और मैसूर स्टेट जो है, मैसूर और उसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर की तुलना में। और बिहार में भी सिल्क का एक बहुत पुराना सेटअप बना हुआ है और वहाँ लगभग सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन मूंगा उधर नहीं होता। अब बात आती है कि इस पूरी की पूरी सिल्क इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रबंध कर रखे हैं। तो उन्होंने कई तरह के संस्थान सिल्क के लिए खोले हुए हैं, जो कि ये सारा का सारा देखते हैं। जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना हुई और सेंट्रल सिल्क बोर्ड ये सारी चिंता करता है कि देश के अंदर सिल्क का प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या किस प्रकार से हो और उसके लिए क्या आधारभूत सुविधाएं हैं वो इस इंडस्ट्री के विकास के लिए प्रदान की जाए। तो कोऑर्डिनेशन का काम भी होता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा किया जाता है, केंद्रीय रेशम बोर्ड। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय खोले हुए हैं, जिसमें बंगलौर है, मुंबई है, कलकत्ता है, नई दिल्ली है, श्रीनगर है। और ये इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में हैं, वहाँ से इनका काम गवर्न होता है। इसके बाद इसके 7 क्षेत्रीय विकास कार्यालय हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है, गुवाहाटी असम में है, हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है, लखनऊ, मद्रास और महेशमती मालदा पश्चिम बंगाल में, और बिहार में पटना में। ऐसे करके इनके क्षेत्रीय विकास के कार्यालय भी खुले हुए हैं। और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी रेशम उद्योग जो है वो उसकी गतिविधियां ठीक तरीके से चलें, तो गुवाहाटी में भी एक निदेशक स्तर का कार्यालय स्थापित किया हुआ है। तो यूँ करके देश के अंदर सेरीकल्चर इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए, उसको ठीक तरीके से नियंत्रित करने के लिए, सुविधाओं के विकास की दृष्टि से केंद्रीय रेशम बोर्ड ये सारे काम देखता है। इसके अलावा सिल्क डेवलपमेंट के लिए इसमें लगातार शोध और रिसर्च ये सब कुछ होना आवश्यक है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी भारतवर्ष के अंदर इसके सेरीकल्चर से रिलेटेड बने हुए हैं, जिसमें केंद्रीय रेशम शोध और प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में खुला हुआ है, और केंद्रीय रेशम और शोध प्रशिक्षण संस्थान बेरहामपुर पश्चिम बंगाल में भी खुला हुआ है, और केंद्रीय टसर शोध और प्रशिक्षण संस्थान रांची में है, और केंद्रीय रेशम तकनीकी शोध संस्थान बंगलौर में खुला हुआ है। तो यूँ करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंस्टीट्यूट्स हमारे देश के अंदर खुले हुए हैं, और बाकी रिसर्च इसके रेशम के सिल्क के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल सिल्क बोर्ड इसकी पूरी देखभाल करता है।
प्रमुख रूप से ये एक लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित एक उद्योग है और इसमें जो हमारा ग्रामीण अंचल है उसमें बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है और इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें ये देखने में आया है कि लगभग 65% योगदान महिलाओं का होता है। यानी इस सेरीकल्चर इंडस्ट्री में महिलाओं की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका है उस उद्योग को चलाने के लिए। तो इसमें अभी और बहुत अधिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है ताकि और नए रोज़गार उत्पन्न हो सकें और लोग इस उद्योग को अपने आजीविका का साधन बना सकें। तो ये हुआ आपका सेरीकल्चर कंप्लीट। अब आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगला चैप्टर अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। थैंक यू।